हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा एक बार फिर सभी का अंकुरण इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन आगे देखेंगे केमिस्ट्री में। आज जो अपना टॉपिक है वो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। आज अपन देखेंगे क्या क्या पढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं ये देखेंगे अपन। और फिर उसके बाद देखेंगे संभवन इंथैल्पी क्या है। इससे संभवन इंथैल्पी से एक क्वेश्चन CGPSC में अभी लास्ट टाइम आ चुका है, तो अपन उसमें देखेंगे। एक रिएक्शन दी हुई थी और उसमें पूछा था इसकी संभवन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी। ठीक है, फिर आगे देखेंगे अपन अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का वेग क्या है। ये अभी तक MPPSC में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन CGPSC में इससे काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि MPPSC अपना लेवल बढ़ाएगा तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आना पॉसिबल है और इजी क्वेश्चन आएगा। इसीलिए अपन इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर का पढ़ेंगे, ऊपर से ही अपन देखेंगे क्या है और निकल चलेंगे। क्योंकि अभी पहली बार अगर क्वेश्चन आएगा भी तो इजी टॉपिक से इजी क्वेश्चन ही आएगा। फिर अपन देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। चलिए तो अपन चालू करते हैं। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखिए नाम से ही लिखा है ऊष्माक्षेपी, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब अपन कराएंगे, अगर अभिक्रिया कराते समय अभिक्रिया कराने के बाद ऊष्मा रिलीज होगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी, एग्जिट होगी, एग्जिट ऊष्मा एग्जिट होगी, तब अपन उस अभिक्रिया को कहेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, जब ऊष्मा का शोषण होगा, अवशोषण होगा, एंडोथर्मिक जब दी जाएगी, एंडोथर्मिक जब हीट देंगे ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन जब ऊष्मा अपन इससे पाएंगे, लेंगे, ऊष्मा हीट निकलेगी, हीट एग्जिट, तो एग्जिट से एक्सो, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। फिर अपन देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। तो क्या होता है कि यदि किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H कहलाता है चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन डेल्टा H का मान ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अभी आप सोचेंगे कि बोल रहे थे कि ऊष्मा उसमें बाहर निकलेगी तो डेल्टा H का मान निगेटिव कैसे आ रहा, तो अपन देखेंगे डेल्टा H होता क्या है, डेल्टा H इंथैल्पी होती क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब अपन ऊष्मागतिकी में ऊर्जा की बात करते हैं तो वहाँ एक टर्म आता है H, इसको अपन कहते हैं इंथैल्पी। इसका H बराबर होता है U प्लस PV। यहाँ U क्या है, U कहलाती है आंतरिक ऊर्जा, P जो होता है वो दाब, प्रेशर। आंतरिक ऊर्जा को अपन कहते हैं इंटरनल एनर्जी, इसको अपन U से डिनोट करते हैं, U इंटरनल एनर्जी। P होता है प्रेशर, दाब, और V होता है वॉल्यूम, आयतन, ठीक। तो आंतरिक ऊर्जा क्या है, अगर आंतरिक ऊर्जा समझने की कोशिश करें तो आंतरिक ऊर्जा होती है किसी भी ऊष्मागतिकी में, आंतरिक ऊर्जा किसी भी
प्रत्येक पदार्थ में क्या है, एक निश्चित ताप और स्थिर दाब या आयतन पर, ठीक है, पूरी अभिक्रिया उस निश्चित दाब या आयतन पर उसके अणुओं में कोई ना कोई एक एनर्जी पाई जाती, जैसे ट्रांसमिशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में जो एनर्जी यूज़ होगी वो हो गई, कहीं टकराएंगे, निकाय में टकराएंगे तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो एनर्जी। तो इन सभी का जो योग होता है किसी भी अणु का, वो होती है उसकी आंतरिक ऊर्जा। जब अपन ऊष्मागतिकी का पहला नियम पढ़ते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तब वहाँ से अपन को आंतरिक ऊर्जा निकल के आती है। अपन उतना डीप में नहीं जाएंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वो फिजिक्स का काम है। अपना काम है सिर्फ अभिक्रिया में डेल्टा एच समझ जाना कि निगेटिव पॉजिटिव क्यों क्या है, डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी क्या है, चेंज इन इंथैल्पी क्या है, बस अपन को इतना समझना है। तो जान लीजिए आंतरिक ऊर्जा क्या है, किसी भी पदार्थ की, अणु की जितनी भी अंदर उसकी एनर्जी होती है, जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, उन सभी का टोटल होता है आंतरिक ऊर्जा। और प्रेशर और दाब, इनका जो समेशन होता है वो कहलाता है अपना इंथैल्पी। वैसे फिर और डिटेल में जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो U बराबर निकल के आता है Q प्लस W। Q क्या है, दी गई ऊष्मा, W निकाय द्वारा किया गया काम। फिर निकाय भी अपन को पढ़ने पड़ेंगे, कितने निकाय होते, तो उतना डीप में अपन को यहाँ नहीं जाना है। अपन को सिर्फ इंथैल्पी समझना है कि थर्मोडायनेमिक्स में इंथैल्पी क्या होती है। U प्लस Pv का योग जो होता है वो इंथैल्पी कहलाती है। एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ये भी ऊष्मा होती है, जो किसी भी रिएक्शन के में क्रियाकारी पदार्थों में जो चेंजेस क्रियाकारी पदार्थों में जो मौजूद होती है। अगर इंथैल्पी की डिफिनीशन देखें क्या होगी, एक निश्चित ताप पर क्या होगा, स्थिर आयतन या स्थिर दाब पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में प्रदर्शित अभिकारक जो होंगे, कोई भी समीकरण होगा जैसे A प्लस बी, इनमें मौजूद जो भी इनकी ऊर्जा होगी वो कहलाएगी डेल्टा एच। और जो इनके परिवर्तन के बाद मान लीजिए C प्लस डी बन रहा है, तो इनमें जो परिवर्तन होगा, मान लीजिए T इक्वल टू 0 पर H1 अपन निकाले, वो आया 100 kJ किलो जूल। फिर T इक्वल टू 10 मिनट या सेकंड या घंटे H2 निकाले, वो निकल के आया 50 किलो जूल, है ना। फिर डेल्टा एच निकाले, चेंज इन इंथैल्पी, कितनी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वो निकाले अपन, तो वो निकल आया 50 प्लस 50 किलो जूल। तो चेंज इन इंथैल्पी अपन इस तरह काउंट करेंगे सभी रिएक्शंस की, और उससे बताएंगे कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो किस रिएक्शन के लिए क्या है, ठीक। तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए क्या होती है, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो ऋणात्मक होती है। उसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन एक ग्राफ से समझें तो मान लीजिए अपनी एक रिएक्शन हो रही है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए A प्लस बी C प्लस डी। तो इसको अगर अपन देखें, ये अपने हैं रिएक्टेंट A और B, ये हैं अपने प्रोडक्ट। तो डेल्टा H जो होगा, H जो होगा, मान लेते हैं यहाँ है अपने रिएक्टेंट और ये है अपने प्रोडक्ट, ठीक। ये है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो जो अपनी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए जो होगा, उत्पाद की जो इंथैल्पी होगी वो रिएक्टेंट से कम होगी। मतलब HP जो है वो क्या होगा, कम होगा रिएक्टेंट से। मतलब उत्पादों में A और B की जो ऊर्जा होगी वो C और D से ज़्यादा होगी।
किसमें? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में, एक्सोथर्मिक में, एक्सो में क्या होगा? AB की जो ऊर्जा होगी CD से ज़्यादा होगी, तभी तो निकलेगी ना। जब अपन रिएक्शन कराएंगे A और B की CD में रिएक्शन कराएंगे तो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा बाहर निकलेगी। कब निकलेगी? जब इसकी इसमें इससे ज़्यादा ऊर्जा होगी। A और B के पास जब C और D से ज़्यादा ऊर्जा होगी तभी तो निकलेगी ना बाहर, है ना। तब ये कहलाएगी जब डेल्टा H का वैल्यू, यहाँ निगेटिव लिखेंगे अपन, निगेटिव। डेल्टा H क्या होगा? डेल्टा H बराबर अपना होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, HP की वैल्यू, एक मिनट रुकिएगा, रिएक्टेंट HP, सॉरी, डेल्टा H बराबर इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। नहीं, पहले से लिखा था, माफ करिएगा, सॉरी। हाँ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, तो डेल्टा H की वैल्यू ऊष्मक्षेपी के लिए माइनस आएगी। इसी तरह ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं के लिए क्या होगा? ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं के लिए क्या होगा? यदि किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा? अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होगी और क्या कहलाएगी? ऊष्मशोषी। तो इसमें क्या होगा? जो अपने उत्पाद बनेंगे, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और डेल्टा H की वैल्यू क्या लिखी है अपनी? पॉजिटिव लिखी है। तो इसका मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट है इनकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है, तो इनको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में ऊष्मा क्या है? अवशोषित करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी, इसकी एनर्जी जो है A प्लस B, C और D, A और B की एनर्जी कम है, C और D जो उत्पाद में बदल रहे हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इससे कन्वर्ट होने में इसमें अपन को एनर्जी क्या है? ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है? डेल्टा H का मान जो है इस फार्मूले में जब अपन रखेंगे डेल्टा H इक्वल टू HP माइनस HR, तो प्रोडक्ट की ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, निगेटिव वैल्यू कम है, तो डेल्टा H का मान पॉजिटिव आएगा। तो ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं के लिए क्या होगा? डेल्टा H धनात्मक होगा। ये याद रखेंगे अपन। ठीक है, इतना ही अपन को ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं में पढ़ना था कि ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं क्या है। इसके लिए वो जो ग्राफ बनाएंगे अपन, कैसा बनेगा अलग से देखते हैं। दोनों अभिक्रियाओं के लिए ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, इंथैल्पी, यहाँ क्रिया कारक रहेंगे, क्रिया कारक, और यहाँ नीचे उत्पाद। ठीक, तो इसमें क्या होगा? प्रोडक्ट, ये इसमें क्या है? उत्पाद की जो है एनर्जी कम है, नीचे है ना, कम है, क्रिया कारक की ऊपर है, ज़्यादा है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये ऊष्मक्षेपी, जब इसी का उल्टा होगा ये ऊपर की ओर जाएगी लाइन, यहाँ नीचे की ओर आ रही, यहाँ ऊपर की ओर जा रही। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, तो ये ऊष्मा
सोसी। ठीक, तो ये हो गया अपना ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। फिर अपन देखते हैं आगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, संभवन इंथैल्पी। जब अपन क्या है निश्चित ताप पर और स्थिर दाब पर कोई भी क्रिया कराते हैं तो उसके एक मोल बनने में, जैसे अभिकारक लिए जो अपना बन रहा है उत्पाद, उस उत्पाद के एक मोल बनाने में जितनी अपन को एनर्जी लगती है, जितनी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वो अपनी कहलाती है संभवन इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे अपन लेते हैं N2 + 3H2, बदल रहे हैं 2NH3 में, यहाँ 2 मोल बन रहे हैं ना। अब मान लीजिए डेल्टा H इसके लिए दिया है 200 किलो जूल, तो इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ 2 मोल बन रहा है, अपन को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने में 1 मोल चाहिए। कितना चाहिए? 1 मोल। 1 मोल जितने एनर्जी में बन रहा है वो फॉर्मेशन कहलाएगी। तो इससे क्या करेंगे, ये डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 100 किलो जूल आ जाएगा। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी हुई, 1 मोल बनने की डिफिनीशन ही यही है इसकी। 1 मोल बनने में जितनी ऊष्मा लगेगी, ऊष्मा में परिवर्तन होगा डेल्टा H, वही इसकी कहलाएगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं आगे क्या है। H2 और Cl2, HCl में आबंधन वियोजन कक्षाएं क्रमशः इतनी, इतनी और इतनी हैं। संभवन इंथैल्पी कितनी होगी इसकी निकालना है। तो अपन को पता है रिएक्शन H2 + Cl2, 1 मोल बनाना है अपन को HCl। इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई, आधा कर दिए, आधा कर दिए। ठीक, अब अपन निकालेंगे इसके लिए डेल्टा H। तो डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, रख दीजिए प्रोडक्ट HCl 431 माइनस 1/2, ये 1/2 कॉमन ले लिए, 435 + 43, ये सॉल्व किए, इसको अपन सॉल्व किए तो 5 3 8, 1/2 8 9 और 6 काट दिए। तो अपन फाइनल में जो निकलेगी अपनी वैल्यू वो आएगी -92 किलो। अच्छा, इसमें किलो जूल नहीं लिखा, ये सब किलो जूल में है, केजे में है, किलो जूल। तो अपना डेल्टा H का मान निगेटिव आया। निगेटिव आया मतलब ये संभावन इंथैल्पी अपनी निकली है 1 मोल बनाने में, 1 मोल बनाने में। मतलब ये क्या हुआ, डेल्टा H का मान निगेटिव है तो ऊष्मा क्षेपी है, ये ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा निकलेगी, एग्जिट होगी, एग्जिट एक्सोथर्मिक। ठीक, तो ये हो गया अपना ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, डेल्टा H का मान किसके लिए क्या होता है, ये सब हो गया अपना ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अब अपन आगे देखते हैं, अपना टॉपिक है अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। इकाई समय में क्रिया कारकों की सांद्रता में कमी अथवा क्रियाफलों की सांद्रता में हुई वृद्धि, इकाई समय में, यूनिट टाइम में हुई जो वृद्धि होती है वो कहलाती अभिक्रिया की दर। अपन अभिक्रिया की दर वहाँ जब इक्विलिब्रियम में पढ़े थे तो अपन कैसा पढ़े थे, अभिक्रिया की दर जो होता है रेट प्रोपोर्शनल टू जो भी अपने अभिकर्मक होते हैं या उत्पाद होते हैं उनके कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट या जो प्रोडक्ट होंगे और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के
समानुपाती होता था। वो बात थी इक्विलिब्रियम में। जब अपन सामान्य तौर पर पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन बल गति में जाएंगे। जब केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं। ये क्या है, CGPSC में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इसको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है इकाई समय में। मान लीजिए अपनी एक रिएक्शन है, 1 मिनट खाली पेज, चलिए अच्छा यहीं समझ लीजिए। अभिक्रिया मान लीजिए A प्लस B, या A ही मान लेते हैं सिर्फ, अभी A प्लस B नहीं, सिर्फ A मान लेते हैं उत्पाद में बदल रहा है। तो इसके लिए अभिक्रिया की दर अपन क्या लिखेंगे इकाई समय में। इकाई समय में क्या है, क्रिया कारक की सांद्रता में जो कमी आ रही है। क्रिया कारक मान लीजिए T0 में X था, X1 था, T10 में कितना हो गया, X2 हो गया। तो क्या हो रहा है, दर क्या हो गई इसकी, दर बोल लीजिए या वेग बोल लीजिए, कितना हो गया, सांद्रता में परिवर्तन X2 माइनस X1 बटे T1 और T2, तो T2 माइनस T1, ये हो गया इसकी दर या क्रिया का वेग या औसत वेग, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक। या तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। जब छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए लेंगे यही चीज़ तो अपन इसको लिख देते हैं dx अपॉन dt, ये लिख देते हैं। जब छोटे इंटरवल के लिए लेते हैं, कम समय के लिए लेते हैं, तो डेल्टा x बटे dt dx बटे dt। अब देखते हैं कोई रिएक्शन दी है तो उसका अभिक्रिया का वेग क्या होगा। मान लीजिए कोई रिएक्शन दी है A प्लस B C प्लस D, मतलब A और B, A प्लस B C और D में कितनी देर में बदल रहे हैं, मतलब अभिक्रिया कितनी देर तक चल रही है। अभिक्रिया देखिए क्या होता है, 3 प्रकार की नॉर्मली होती हैं। पहली जो होती है मंद अभिक्रिया होती है, जो कई सालों तक चलती रहती है, अपन को नॉर्मली दिखती नहीं है। जैसे क्या है, ज़मीन के नीचे कोयला या पेट्रोलियम का बनना, ये हो गया। फिर एक होती है अभिक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है, उनका समय का ड्यूरेशन का होता है 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻5 सेकेंड, काफ़ी तेज़ हो जाती हैं, वो हो गई। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं काफ़ी मतलब सामान्य, ना ही तेज़ हैं ना ही धीमी हैं। जो अपनी नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं, ना ही अधिक तेज़ हैं ना ही अधिक धीमी हैं। क्या अपन उसमें काइनेटिक्स में ऐसी ही रिएक्शंस की क्या है स्टडी करते हैं। तो इसका अब देखें अगर, तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग कैसे लिखेंगे अपन। मान लीजिए A के लिए हमको लिखना है तो RA क्या होगा, इसके बदलने की दर, इसके कंसंट्रेशन में जो बदलाव आ रहा है DA अपॉन जितना समय ले रहा है DT, ठीक। मान लीजिए B के लिए लिखना है RB, तो ये कितना होगा DB, कितनी देर में कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है और उसका समय, ठीक, ये होता है। मान लीजिए RC लिखना है हमको, कंसंट्रेशन चेंज बटे D, फिर लिखना है RD, ये हो गया D के कंसंट्रेशन में चेंज और कितने समय इंटरवल में हो रहा है। इनमें क्या है, एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, इनके जो दर होती है चेंज होने की वो सब आपस में बराबर होती है। मतलब A
और बी जितना घटेंगे सी और डी उतना ही बढ़ते जाएंगे। ये अपनी डिफिनीशन में भी लिखी है। क्या? इकाई समय में क्रिया कारकों की सांद्रता में कमी अथवा सांद्रता में हुई क्रियाफलों की सांद्रता में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? अभिक्रिया की दर कहलाती है। ठीक, तो इनमें रिलेशन क्या होता है? ये सभी आपस में बराबर होते हैं। मतलब आर ए बराबर आर बी, उतना ही जितना रेट ऑफ रिएक्शन आर ए का होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन घटने का क्या होगा? आर बी का होगा। उतनी ही तेज़ी से क्या है? उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन से रिएक्टेंट सी बने, ये इसका रेट बनने का होगा सी का, और उतना ही रेट जो होगा डी का बनने होगा। तो ये सभी आपस में क्या है? तीनों बराबर होते हैं। ठीक, अब क्या है? इसको अपन क्या निगेटिव लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये घट रहा है। इसको अपन पॉजिटिव लिख देते हैं, सी और डी को। रिएक्टेंट घट रहे हैं इसीलिए अपन इनका रेट जो है घट रहा है, तो ये घट रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। इनका रेट बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव हो गए, बढ़ गए। तो नॉर्मल अगर अपन इनको ऐसे देखें, अपन अगर इसको ऐसे देखें, एक मिनट विवेक जी, ए प्लस बी सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डी ए बाई डी टी, ये माइनस में। क्यों? क्योंकि ये घटेंगे। डी बी बाई डी टी माइनस में, और इसी तरह सी और ये डी पॉजिटिव में होंगे। इनकी जो बनने की दर होगी या विक्रिया का इनका वेग होगा वो पॉजिटिव में होगी, क्योंकि इनकी सांद्रता में वृद्धि होगी। बन रहे हैं ना, प्रोडक्ट हैं। अब अपनी यहाँ रिएक्शन साम्यावस्था वाली नहीं है, अब अपनी डायरेक्ट रिएक्शन है। ठीक, मान लीजिए अभी तो बराबर हैं ये सब। ठीक, मान लीजिए यहाँ मैं 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ 5D लिख दिया। अब बताइए रेट ऑफ ए बराबर रेट ऑफ बी बराबर रेट ऑफ सी बराबर रेट ऑफ डी, ये होगा क्या? अब ये अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर इनका दर स्थिरांक दर निकालेंगे इनकी सभी की, इनको बराबर अगर अपन को स्थापित करना हो और इनको बराबर लिखना हो तो अपन एक रिलेशन इनके बीच में निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन हो सकता है अपना? जो भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है इसको अपन क्या है? डिवाइड कर लेंगे। कैसे? -1/2 डी ए बाई डी टी, फिर माइनस बराबर -1/3 डी बी बाई डी टी बराबर प्लस में 1/4 डी सी बाई डी सी बाई डी टी। इसी तरह प्लस में 1/5 डी डी बाई डी टी। ठीक, तो अगर अपन इस तरह लिख देंगे इसको तो ये क्या है? रिएक्शन अपनी ये जो अपना इक्वेशन है ये बराबर होगा। ठीक, तो इस तरह अपन लिख सकते हैं।
ये हो गया। यहाँ से छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं क्या था। क्वेश्चन में लिखा था 2A कन्वर्ट हो रहा है 3B में। इनका रेट ऑफ रिएक्शन पूछा था कि क्या होगा, तो इसका क्या होगा, -1/2 dA/dt, पॉजिटिव में 1/3 dB/dt। ये उसने पूछा हुआ था, या तो 3 था या तो 1/3 था, ऐसा कुछ था, 1/3 था, तो 1/6 में या ऐसा कुछ बदल रहा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन अपन एक आध क्लास में देखेंगे क्या था। पूरे जो छत्तीसगढ़ में या MPPSC में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब अपन एक साथ ही देख लेंगे। तो ये हो गया अपना रासायनिक अभिक्रिया की क्या दर या वेग। अपन को इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा अंदर अपन को नहीं घुसना है। जितना मैं अपन यहाँ देख रहे हैं, जितना हम यहाँ पढ़ रहे हैं मिलके, अपन को उतना ही पढ़ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही अपन को पढ़ना है, इससे ज़्यादा अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो ज़्यादा पढ़ना चाहें तो NCERT फिर उनके लिए खुली हुई है, तो NCERT देख लें। बाकी अब मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। MPPSC में इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। एक चीज़ और अपन देख लेते हैं, अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की वेग जो है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। इसका पहला कारक क्या है, जैसे अभिक्रिया की दर A+B है, तो A+B और C+D में अगर सांद्रण बढ़ाएंगे इनका अपन, या तो A+B का सांद्रण बढ़ाएंगे या C+D का, तो क्या है, अभिक्रिया की दर प्रभावित हो जाएगी। अगर इसका बढ़ाएंगे तो तेज हो जाएगी, इसका बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धीमी हो जाएगी। तो अभिक्रिया की दर में सांद्रण का प्रभाव। तो पहला अपन देखें क्या, पहला अपन देखें सांद्रण का प्रभाव। इसको बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, इसको बढ़ाएंगे तो घट जाएगी। फिर अपन दूसरा देखते हैं क्या, दूसरा देखते हैं दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया हो रही है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, दाब बढ़ाने पर क्या होगा, रिएक्शन बढ़ जाएगी। इसमें भी रिएक्शन, सांद्रण बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बढ़ जाएगी। फिर आगे देखते हैं ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाएंगे, खुद ही बताइए, ताप बढ़ाएंगे, अणुओं का, A और B के अणुओं का क्या है, जो कोलिजन हो रहा था वो तेज़ी से होगा, गतिज ऊष्मा बढ़ जाएगी A और B की, तो तेज़ी से C और D में बदलने लगेंगे। तो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगी, रिएक्शन अपनी, रिएक्शन का रेट जो होगा, रिएक्शन का वेलोसिटी जो होगा वो बढ़ जाएगा। फिर अपन उत्प्रेरक डाल देंगे, उत्प्रेरक डालने पर क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, उत्प्रेरक का काम ही यही है। उत्प्रेरक बढ़ाएंगे, टाइम कम कर देगा, अभिक्रिया की दर को तेज कर देगा। फिर अपन देखें सतही क्षेत्रफल, या अगर अपन सतही क्षेत्रफल सरफेस एरिया, अगर अपन सरफेस एरिया बढ़ा दें A और B का, इसको इतना पीस दें, इतना चूर्ण बना दें, बारीक कर दें बिल्कुल, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या है, तेज हो जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, चूर्ण बना देंगे तो आसानी से क्या है, अणु टूट जाएंगे, तेज़ी से क्या है, बदलने लग जाएंगे। फिर क्रिया कारकों की प्रकृति, A और B की प्रकृति कैसी है, अगर सरल बॉन्ड के होंगे, आगे देखते हैं, रिएक्टेंट या क्रिया
कारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर, जितने सरल बॉन्ड होंगे जितनी आसानी से टूटेंगे, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड होंगे आसानी से नहीं टूटेंगे। तो क्या है, सिंपल बॉन्ड या सरल बॉन्ड, सिंपल बॉन्ड रिएक्शन फास्ट, ठीक। कॉम्प्लेक्स बॉन्ड, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड अगर ए और बी के कॉम्प्लेक्स बॉन्ड होंगे तो रिएक्शन क्या है, स्लो हो जाएगी, ठीक। फिर आगे अपन देखते हैं विकिरण, विकिरण का प्रभाव, सूर्य से जो किरणें आती हैं, विकिरणें आती हैं, उनका प्रभाव। तो कई रिएक्शंस होती फोटोकेमिकल होती हैं, तो वो नॉर्मल रिएक्शन से क्या है, उस तरंग दैर्ध्य पर, स्पेसिफिक तरंग दैर्ध्य पर क्या है, तेज़ी से चलती हैं। तो ये हो गया अभिक्रिया की वेग पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में और अलग अलग पीएससी में, राजस्थान में ये आ चुका है, एमपी पीएससी में आने की संभावना बनी हुई है। अभी तक इस टॉपिक से पीएससी ने कोई भी क्वेश्चन मतलब कि उठाया नहीं है, लिया नहीं है। मेरे को उम्मीद है कि अगले पीएससीओ में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, खासकर अभिक्रिया की दर से। अभी अपन उसके क्वेश्चन लगाएंगे, ध्यान देंगे कि क्या क्या वहाँ से आ सकता है, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, अब अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये भी ऐसा ही टॉपिक है, अभी क्वेश्चन नहीं आया है, यहाँ से मेरे को नहीं लगता अभी क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ इसके बाद एक टॉपिक है और टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बनती है। अभी तक मॉलिक्यूलरिटी का क्वेश्चन मेरे को तो नहीं दिखा है, ना ही सीजी में, ना ही आरपीएससी में, ना ही एमपीपीएससी में। एमपीपीएससी से तो अभी अछूता ही है ये टॉपिक, बस लिख दिया है सिलेबस में, अभिक्रिया की दर पर पूछ नहीं रहा अभी, लेकिन पूछने की संभावना बनी है। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं दो तरह के हैं। एक तो सरल होती हैं, कैसे सरल होती हैं, सीधे एक ही स्टेप में, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। a प्लस बी 2a मान लेते हैं, तो ये A2 B में कन्वर्ट हो गई, सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कितने भाग ले रहे हैं, तीन मॉलिक्यूलरिटी, तीन, दो A के और एक B का, ठीक है, यही हो रहा है ना, 2 मोल A के 1 मोल B का। रिएक्शन क्या बोल रही है, डिफिनीशन, अनेक रासायनिक अनेक पदों में संपन्न मानी जाती हैं, सबसे धीमी अधिक वेग निर्धारित दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणु, जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित कर रहे हैं उनमें भाग लेने वाले अणु अथवा परमाणुओं की संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं। यहाँ कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 A के और 1 B का, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई, M बराबर कितनी हुई, 3। मान लीजिए अभिक्रिया हो रही होती A प्लस B C, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई, 2, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अणु और परमाणु जो हैं आधे तो हो नहीं सकते, माइनस में नहीं जा सकते, तो हमेशा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर या पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में अपन को मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू प्राप्त होगी। मतलब क्या है, 0 हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी, नहीं हो सकती, 0 इक्वल टू 0 नहीं हो सकती M, और फ्रैक्शनल हो सकती है, बटे में हो सकती है, 1/2, 1/3, 4/5, ये नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है, सिर्फ क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आएगी। कैसे निकलती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अपन को मॉलिक्यूलरिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई पदों में होती, कई स्टेप्स में होती है, तो उसमें मॉलिक्यूलरिटी लगातार चेंज होती है, हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी चेंज होती रहती है।
इसीलिए अपन सिंपल रिएक्शंस की सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? जो एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिंपल रिएक्शन से मिलकर बनी हो। तो अपन सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी सिंपल रिएक्शन की स्टडी करते हैं नॉर्मली, और वहीं तक ही अपना क्वेश्चन आएगा। फिर अपन आगे देखते हैं क्या, अभिक्रिया की कोटि। ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इस साल के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, डायरेक्ट। सिर्फ एक फार्मूला आपको मैं बताऊंगा, वो फार्मूला अप्लाई करना है, सीधे अभिक्रिया की कोटि आपकी निकल की आ जाएगी कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। क्रिया कारकों के सांद्रता का घातांक, जैसे A+B है अपनी रिएक्शन, यही तो क्रिया कारक है। इनका मान लीजिए M और N मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। घातांक, जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग क्या है? R, A की पावर M और B की पावर N। ठीक, निर्भर करता है, वही क्या है? अपनी अभिक्रिया की कोटि है। तो अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से अपनी क्या निकल के आई? खाली पेज में देखें अगर, मान लीजिए M मोल ऑफ A प्लस N मोल ऑफ B, ये प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग वो हुआ क्या? A की पावर M, B की पावर N। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई? M प्लस N, M प्लस N, जितने अणु मॉलिक्यूल अभिक्रिया की दर के निर्धारण में भाग ले रहे हैं, M प्लस N, ये हो गई। ठीक, यहाँ अल्फा रहेगा, फिर K आएगा, तो अभिक्रिया का वेग ऐसे लिख लेंगे बराबर K। K क्या होगा? अभिक्रिया का वेग नियतांक, वेग नियतांक, वेग नियतांक। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि कितनी, ऑर्डर कितना निकल गया? M प्लस N। अब देखते हैं अगर कोई रिएक्शन है तो उसकी कितनी निकलेगी अभिक्रिया की कोटि। मान लीजिए 2A प्लस B प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ से कोटि कितनी निकल आई? ऑर्डर 2 प्लस 1, 3, ठीक। एक और रिएक्शन लेते हैं, 2x प्लस वाई, x2y। इसके लिए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या अपन लिख सकते हैं? 3 होगी? नहीं, ये हमेशा नहीं होगा, नॉट ऑलवेज। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के निर्धारण में, अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में हमको पता नहीं है कि कितने मोल, कितने अभिकारक, कितने परमाणु हिस्सा ले रहे हैं। वो सिर्फ अपन लैब में प्रैक्टिकली अपन ज्ञात कर सकते हैं कि कितने स्टेप में वो रिएक्शन हो रही है और कितने अणु, कितने परमाणु अभिक्रिया की दर के निर्धारण में भाग ले रहे हैं। तो हमेशा ये नहीं होगा। तो अभिक्रिया की कोटि अपन कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें क्या, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, ये देख लीजिए। पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? क्या अभिक्रिया 1, 2, 3 पॉजिटिव इंटीजर होगी?
पॉजिटिव पूर्णांक बिल्कुल होगी। फ्रैक्शन में 1/2 x/y के रूप में होगी, बिल्कुल होगी। निगेटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक, निगेटिव बिल्कुल हो सकती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो जो अभिक्रिया की कोटि है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो पूर्णांक भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकती है और जीरो में भी हो सकती है। ये अपन लैब में जब प्रैक्टिकल करते हैं, केमिकल रिएक्शंस का अध्ययन करते हैं, तब अपन को पता चलता है कि कौन सी अभिक्रिया की कोटि कितनी है। तो अगर अपन नॉर्मल देखें, अगर कोई रिएक्शन को अपन को पता करना है कि किस कोटि की रिएक्शन है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, तो उसके लिए एक फार्मूला है कि उसका क्या है, यूनिट देख लो। कोई भी अगर रिएक्शन दी हुई है, उसकी यूनिट देख लो, तो अपन को पता चल जाएगा कि रेट रिएक्शन का कांस्टेंट जो है के कोई भी रिएक्शन अगर दी है, उसका के देख लीजिए आप। रेट रिएक्शन कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, वेग नियतांक की अगर अपन को यूनिट्स पता चल जाएगी, तो वहाँ से अपन क्या है बता सकते हैं कि किस कोटि की, किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। क्या है? nth ऑर्डर के लिए के की यूनिट, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट ये होती है मोल, ये होती है, ध्यान दीजिएगा, मोल की पावर 1 माइनस n, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1 इंटू s सेकेंड माइनस 1। ये फार्मूला nth ऑर्डर के लिए k की यूनिट, k क्या होता है? k होता है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये याद रखिएगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी के की यूनिट? रख दीजिए जीरो, तो मोल जीरो रखे, एक ही हो गया, यहाँ जीरो रखे तो मोल लीटर इनवर्स, सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी? एक रख दीजिए, एक जीरो हो गए, मोल एक हो गया, यहाँ एक रख दिए, वो भी जीरो हो गया, सिर्फ सेकंड इनवर्स। इसी तरह 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, तो वो निकल आएगी। सिर्फ 3 तक, दो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तक अपन को जरूरत है, जीरो, फर्स्ट और सेकंड। तो ये फार्मूला डायरेक्ट आता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर ये डायरेक्ट पूछता है, सेकंड इनवर्स दे देगा कि अभिक्रिया दर के नियतांक की यूनिट सेकंड माइनस 1 है, तो बताइए क्या होगी, किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ये दे देगा। तो ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बता देंगे कौन सी रिएक्शन किस ऑर्डर की है। ठीक, तो ये अपना एक पहला टॉपिक
ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके अपन एक क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे क्या है और कैसे होता है। चलिए अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही क्या है, अपनी ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़, स्पेशल फॉरेस्ट्री के नोट्स हर सब्जेक्ट के, हर यूनिट के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।